केपीटी स्टडी क्लासेस में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद कक्षा 12 भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी दूसरी पुस्तक के अध्याय 3 यानी मानव विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। मानव विकास का अर्थ समझते हैं, यानी मानव विकास क्या है। बच्चों, आपकी पुस्तक में मानव विकास को लेकर के जो परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि शामिल है। निश्चित रूप से यह किताबी परिभाषा आपको थोड़ा कठिन लगती होगी, तो आइए इसे थोड़ा सरल बनाकर समझते हैं। यहां स्वस्थ भौतिक पर्यावरण का अर्थ है प्रदूषण रहित पर्यावरण, क्योंकि प्रदूषण युक्त पर्यावरण बीमार पर्यावरण होता है। तो सोचिए, जब पर्यावरण ही बीमार हो तो लोगों के स्वस्थ जीवन की कल्पना भला कैसे की जा सकती है। यानी शुद्ध साफ पानी, अच्छी उपजाऊ और रोग रहित मिट्टी, साफ हवा वाला वातावरण, इसी को हम स्वस्थ भौतिक पर्यावरण कहते हैं। इसी में एक ऐसा स्वस्थ आर्थिक परिवेश जहां लोगों को कमाने के पर्याप्त अवसर हों, रोजी कमाने के, रोजगार प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर हों, तो यह आर्थिक स्वतंत्रता है। इसी प्रकार जब समाज में सभी वर्गों को बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच के जीवन जीने की समानता हो, तो ये उनकी सामाजिक स्वतंत्रता है। साथ ही साथ सबको, सभी वर्गों को राजनीति में सहभागिता का समान अवसर प्राप्त हो, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं के साथ, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण के साथ, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था के साथ सभी वर्गों के लिए उन्नति के पर्याप्त अवसर हो, यही मानव विकास है। उम्मीद करता हूं कि इस परिभाषा को आप सरल ढंग से समझ गए होंगे कि मानव विकास वास्तव में क्या है। बच्चों, मानव विकास की इस संकल्पना में एक तथ्य और शामिल है, और वो है लोगों के समक्ष विकल्पों को बढ़ाना। ये भी समझ लीजिए, विकल्पों को बढ़ाने का क्या अर्थ है। विकल्पों को बढ़ाने का मतलब है कि लोगों के सामने उन्नति के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में लाभ कमाने के लिए, यानी अपने को सशक्त बनाने और आगे बढ़ाने के लिए कई अवसर उपलब्ध हों, कई विकल्प अवसर उपलब्ध हों। यानी एक विकल्प से उसका काम न बने तो तुरंत उसको दूसरा विकल्प मिल जाए, तीसरा विकल्प मिल जाए। इसका अर्थ है कि अवसरों को बढ़ाना, ताकि उन अवसरों का लाभ प्राप्त करके अपना विकास संबंधित मनुष्य और वर्ग कर सके। ठीक है, चलिए अब हम अगले बिंदु पर आते हैं। विकास और मानव विकास, इनके बीच क्या संबंध है, इसको देखते हैं। आपने पुस्तक का पाठ अवश्य पढ़ा होगा। पाठ की शुरुआत रेखा नाम की एक लड़की की कहानी से शुरू होती है। आज से 60 साल पहले रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में होता है। वहां परिवार में रेखा को एक लड़की होने का दंश भुगतना पड़ता है। उसके भाइयों को स्कूल जाने की स्वतंत्रता होती है, जबकि रेखा को घर में अपने मां के घरेलू कामों में हाथ बटाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि उसको पढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। जब रेखा थोड़ी बड़ी होती है
तो उसको उसका विवाह कर दिया जाता है, वह ससुराल चली जाती है और ससुराल में कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है, यानी रेखा विधवा हो जाती है। और आप जानते हैं भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत खराब होती है। ससुराल में उसको तमाम परेशानियां झेलने पड़ती हैं, उसका शोषण होता है और वो बड़ा कष्टमय जीवन जीने लगती है। इस बीच उसका एक भाई जो अब दिल्ली में नौकरी कर रहा है, उसे अपने बहन के कष्ट का पता चलता है, तो वो अपनी बहन को ससुराल से हटा करके दिल्ली ले आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कहानी में हमें यह पता चलता है कि जीवन में पहली बार रेखा बस में बैठती है। दिल्ली की तरफ सफर करते समय बस में बैठती है, फिर रेलगाड़ी में बैठती है। उसके लिए यह अनुभव बड़ा रोमांचकारी होता है। दिल्ली पहुंचने पर जब वो ऊंची ऊंची इमारतें देखती है, चौड़ी सड़कें देखती है साफ सुथरी, तब उसका आश्चर्य और बढ़ जाता है। उसे लगता है क्या बढ़िया विकास हो रहा है। लेकिन जल्द ही दिल्ली में उसे कुछ और वास्तविकताओं से उसका सामना होता है। जैसे उसका भाई उसे जिस मोहल्ले में ले जाता है, जहां उसका झुग्गी होती है, उसकी झोपड़ी होती है, वो एक गंदी बस्ती है। बजबजाती हुई नालियां, बदबूदार वातावरण, गंदा पानी। इसके साथ वो ये भी देखती है कि शहर चकाचौंध जरूर है, लेकिन बहुत भीड़ है, ट्रैफिक का शोर है। ट्रैफिक चौराहों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। बहुत कष्टमय जीवन। यह देखकर रेखा को विकास का एक दूसरा रूप सामने आता है। अब आप सोचिए कि क्या चमचमाती सड़कें, उस पर दौड़ती चमकती हुई कारें, मेट्रो ट्रेन, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल, ये विकास है? अगर ये विकास है तो फिर फुटपाथों पर सोए हुए लोग, गंदी झोपड़ियों में नारकीय जीवन जीते हुए लोग, शहरी कूड़े में से खाना बीनकर खाते हुए लोग, गरीब रिक्शा खींचते हुए मजदूर, गंदा पानी पीने को मजबूर लोग, ये क्या है? ये भी तो उसी विकास का एक रूप है, एक अंग है। तो इसका मतलब रेखा की ये कहानी हमें यह बताती है कि थोड़े समय में कुछ प्रदेशों या लोगों के लिए जो विकास किया जाता है, उससे बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा होता है। पारिस्थितिकी असंतुलन के साथ अनेक लोगों के समक्ष गरीबी और कुपोषण की स्थिति भी पैदा होती है। यानी ये विकास तमाम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो विकास का अवसर पैदा करता है, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए कुपोषण और गरीबी का कारण बनता है। आधुनिक समय में ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, तीव्र परिवहन और संचार का जो जाल फैल रहा है, और उत्तम शिक्षा प्रणाली, उन्नत चिकित्सा व्यवस्था आदि विकास के प्रतीक हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह भारत में सभी को उपलब्ध है? क्या इसका लाभ भारत का हर वर्ग उठा पाता है? क्योंकि इसका लाभ एक सीमित यानी छोटे से समृद्ध वर्ग के लोग ही उठाते हैं। एक बड़ा गरीब वर्ग आज भी इन सुविधाओं से कोसों दूर है। उसके लिए इन सुविधाओं का प्राप्त करना, इन सुविधाओं का लाभ लेना उसके लिए आज भी किसी सपने से कम नहीं है। वास्तव में विकास का यह मॉडल यूरोप केंद्रित मॉडल है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यह पश्चिमी मॉडल है, क्योंकि वहां के लोग, अधिकतम लोग इतने समर्थ हैं, समृद्ध हैं कि वो इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हैं। भारत में उपनिवेशवाद,
सीमांतवाद, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमानता आदि विकास का एक अलग ही चेहरा दिखाते हैं। वास्तव में भारत में विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं और वंचनाओं का भी एक रूप सम्मिलित रूप से सामने लाता है। उपेक्षा तमाम छोटे वर्गों की, वंचना का मतलब है वंचित होना, वो तमाम इन सुख सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में एक बहुत बड़े वर्ग के मानव विकास की कल्पना इन परिस्थितियों में नहीं की जा सकती है। ठीक है। बच्चों, हमारे देश में कुछ खास क्षेत्रों में रहने वाले एक छोटे से जनसंख्या समूह को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हैं। वहां ये सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि कुछ बहुत बड़े महानगरों आदि में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गांवों को देखें, वहां बसे हुए बड़े जनसमूह को देखें, नगर की गंदी बस्तियों में जहां साफ पानी पीने को मयस्सर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है ऐसी गंदी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पर हम मानव विकास की कल्पना कैसे करें। भारतीय समाज आज भी आप जानते हैं अनेक वर्गों में, अनेक जातियों उपजातियों में बटा हुआ है। प्रायः इन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्गों के साथ भूमिगत कृषि मजदूर जो हैं, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं हैं, और गरीब किसानों का एक बड़ा तबका आज भी हाशिए पर है। हाशिए पर होने का मतलब क्या है? यानी वो एकदम पिछली लाइन के पास है, पिछले पायदान पर, एकदम अंत में है, इन सुख सुविधाओं से बहुत दूर है अभी वो। ठीक है। इनमें भी जो स्त्रियों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, वो तो और भी कष्ट भोग रहा है, वो और भी कष्ट भोगी है। पर्यावरण प्रदूषण भी विकास का एक संबंधित पक्ष है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। यह भी मानव के निम्नतर जीवन के लिए, निम्नतर जीवन स्तर के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार की सभी परिस्थितियां भारत के एक बड़े मानव वर्ग के जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आप इसको समझ सकते हैं। आइए अब हम एक और बिंदु की बात करें, जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और भारत। बच्चों, मानव विकास को परिलक्षित करने के प्रयास होते रहे हैं और इन प्रयासों के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के अंतर्गत 1990 में प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई। मानव विकास रिपोर्ट क्या था इस रिपोर्ट में? यह संस्था तब से यानी उस 1990 के बाद से यह संस्था यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत हर साल यह रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट मानव विकास को परिभाषित करने के साथ इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन भी करती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस रिपोर्ट की, वो ये है कि विश्व के विभिन्न देशों का परिकल्पित सूचकांक के आधार पर एक कोटि क्रम की सूची प्रस्तुत करती है। यानी वहां के कुछ आधारों को आधार बनाकर, कुछ चीजों को आधार बना करके वो पूरी दुनिया की एक लिस्ट जारी करती है, जिससे पता लगता है कि विकास के सूचकांक में कौन सा देश किस नंबर पर है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के मूल्यों पर आधारित यूएनडीपी की 2016 में पेश की गई मानव विकास रिपोर्ट आपकी पुस्तक में आंकड़ों के साथ छापी गई है। आप उसका अवलोकन करें तो आप ये पाएंगे कि भारत सन 2016 में 0.624 स्कोर के साथ 172 देशों की सूची में 131वें नंबर पर है। 2016 की इस
सूची के बाद अगर हम 2018 की रिपोर्ट देखें तो 189 देशों की सूची में भारत 0.640 स्कोर के साथ 130वें नंबर पर है। 189 देशों में 130वें नंबर पर 2018 में, और 2016 में 172 देशों में 131वें नंबर पर। आप सोच लीजिए, इस 2016 वाली रिपोर्ट से हमें एक बात और पता चलती है कि नॉर्वे, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। यूएनडीपी की यह सालाना रिपोर्ट वास्तव में एक प्रकार की खुशहाली या संतुष्टि का इंडेक्स है। मानव विकास सूचकांक में भारत की इतनी निचली पायदान पर होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है और शर्म का भी विषय है। यद्यपि कई विकासशील देशों द्वारा स्कोर के परिकलन के लिए जो आधार चुने जाते हैं, जिसके आधार पर ये कोटिक्रम निर्धारित होता है, उसको लेकर भारत सहित कई जो है विकासशील देशों ने आपत्ति जताई है। आपत्ति जताने के आधार हैं। आधार क्या है कि ज्यादातर विकासशील देश उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारणों से पीड़ित रहे हैं। इसके साथ साथ जो मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हैं वो भी इन देशों में आम बात है। जातिगत, धार्मिक और लिंग आधारित सामाजिक भेदभाव से भी ये देश पीड़ित हैं। खासतौर से हमारा भारत। कई देश अपराध, आतंकवाद और युद्ध का दंश भी झेल रहे हैं। अतः ऐसे पीड़ित देश, यानी ऐसे पीड़ित विकासशील देशों को समस्या रहित विकसित देशों के साथ एक ही कसौटी पर कसना उपयुक्त नहीं लगता, ये उचित नहीं लगता। और भारत सहित कई विकासशील देशों के संदर्भ में यह आपत्ति उचित प्रतीत होती है। भारत, आप जानते हैं, 200 सालों से अधिक तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। भारत को भारतीय संसाधनों का दुरुपयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जिस उन्नति पर भारत उस काल में था उससे बहुत नीचे कर दिया गया। आजादी के बाद बड़े संघर्षों के साथ भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उन्नति की ओर अग्रसर है। हम इसको विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं, भारत अनेक जातियों और धर्मों, संप्रदायों और वर्गों वाला देश है। जातिगत स्तर पर, धार्मिक स्तर पर यहाँ पे तमाम समस्याएं हैं, भेदभाव है। स्त्रियों के साथ भी गलत है तो लिंग के आधार पर भी यहाँ भेदभाव की स्थिति दिखाई पड़ती है। ऐसे में बिना किसी समस्या वाले, हमेशा से समृद्ध रहे विकसित देशों को इस इंडेक्स में लाने के लिए जो आधार इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर भारत जैसे समस्या वाले देशों में, विकासशील देशों में उन्हीं आधारों का प्रयोग करके ये इंडेक्स तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से ये गलत प्रतीत होता है। और ये विकासशील देश, भारत सहित जो विकासशील देश इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, वो सही प्रतीत होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है। आगे अभी ये लेक्चर जारी रहेगा, इसके दूसरे संस्करण में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।